नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर प्रभात बाजपेयी, फॉर्मर डीन कानपुर यूनिवर्सिटी, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात बाजपेयी जी आपका। अजय शुक्ला, एडिटर इन चीफ, द प्रिंसिपल, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और मामला अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं कल से। तमाम जन समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ईसीआई बीजेपी का माउथपीस बन के रह गया। और कल विपक्षी पार्टियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उसमें एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया है। उस प्रेस स्टेटमेंट में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द न्यू ईसीआई, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नया बन चुका है, हेल्ड इट्स फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन August 17. The press conference, which went to close for 90 minutes, the press was addressed primarily by the CEC Ganesh Kumar. They gave no clarification or comments on the SC order on August 14, 2025, which rejected all their arguments seeking to prevent the release of basic data of the 65 lakh voters deleted in Bihar. The SC directed them to publish names of the same along with the reasons for deletion. The CEC offered no comments or clarification on why the Bihar SIR was being conducted in such a hasty manner. The CEC offered no clarification on comments on the allegations made by Shri Rahul Gandhi, leader of opposition, on the voter fraud unearthed in Mahadevpura, except to reiterate his legally infirm demand for the data to be placed on affidavit. Furthermore, the CEC refused to answer any hard questions with regard to why no inquiry or investigation had taken place on the allegations of voter fraud. ECI has completely failed in discharging its constitutional duty of ensuring a free and fair electoral system in the country. It has now become clear that the ECI is not being led by officers who can ensure a level playing field. To the contrary, it is now clear that those who led the ECI divert and thwart any attempt at a meaningful inquiry into voter fraud and instead opt to intimidate those who challenge the ruling party. This is a serious indictment. इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमडीएमके, वीसीके, केरला कांग्रेस, आरएसपी, बीएपी और आरएलपी, ये उसके सिग्नेटरी हैं। एक चौंका देने वाली खबर जो है वो अभी शाम को निकली है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेस स्टेटमेंट के जरिए हमको ये खबर पता लगी है। इसमें असम पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी जो वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन पे। अब उसमें सीनियर जर्नलिस्ट करण थापड़ का भी नाम आ गया है। सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस अगेंस्ट द न्यूज प्लेटफॉर्म फॉर द सेकंड टाइम in 2 months. It is noteworthy that the summons were issued on August 12, यानी कि 12 तारीख को अगस्त को इशू हुए थे समन्स, और सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने वरदराजन साहब और सारे जर्नलिस्ट वायर के जो प्रोटेक्शन दी थी उनको कोरेसिव एक्शन से एफआईआर नंबर 0181 बटा 2025 फाइल्ड बाय द असम पुलिस इन मोरीगांव ऑन जुलाई 11, 2025 अंडर सेक्शन 152. Now, the Assam police has filed another FIR without monitoring, mentioning any reason, and have asked Vardarajan and Thapar to appear before the IO at the crime branch in Guwahati on August 22 or pain of arrest in the event of non-compliance. अब इसमें अदानी साहब का भी एक जमीन का मामला आया। सेक्शन शेड्यूल 6 की जमीन, करीब 33,000 बीघा जमीन, और जज साहब कह रहे थे ये तो आधी डिस्ट्रिक्ट है, एक सीमेंट प्लांट के लिए दी जा रही थी जिसमें अदानी की हिस्सेदारी थी। अजय शुक्ला जी, ये जो वरदराजन साहब और करण थापड़ जो वायर में प्रोग्राम करते हैं, उनके ऊपर ये जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है और आईओ के सामने अगस्त 22 को पेश होने की कोशिश की है, मतलब कहा है कि अगस्त 22 को पेश होइए नहीं तो अरेस्ट होगा आपका। एक तरीके से इंडिविजुअल पत्रकारिता पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक आघात है। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्या सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिस तरीके से भर्त्सना हो रही है भारतवर्ष में, उसको लेकर अब डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अब वो जर्नलिस्ट को अरेस्ट करेगी, फ्री रैशनल थिंकर्स को अरेस्ट करेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वालों को अरेस्ट करेगी? क्या अब मान लेना चाहिए कि अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है? अजय शुक्ला जी। निश्चित रूप से इसके लिए अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि लागू हो चुकी है, वो तो हो ही चुकी है और ये आज से नहीं हुई। असल में 2019 में दोबारा जीतने के बाद से
नरेंद्र मोदी के ही यह बिल्कुल पूरी तरीके से लागू हो गई। आंशिक रूप से लागू हुई थी 2014 के बाद 15 से, और जो 15 से लागू हुई थी अब ये पूरी तरीके से। अब आप एक चीज देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन हो या करण थापर, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने जो कोट किया था, जो 11 जुलाई को एफआईआर हुई थी, उसमें उन्होंने कोट किया था कि जो भारत के अटैची थे, जो आर्मी ऑफिसर भी है, नेवी के ऑफिसर, उन्होंने, कैप्टन शिव कुमार ने वहां यह बोला था कि उनके ऊपर या सेना के ऊपर राजनीतिक दबाव था, प्रतिबंध था, जिस कारण से शुरुआती दौर में सेना के हाथ बंधे होने के कारण वह कार्रवाई नहीं कर सके जो ऑपरेशन सिंदूर में कर सकते थे। इसके कारण हमें नुकसान हुआ, और यदि हमें शुरुआत से ही वो मिलती तो हम शायद और बेहतर करते, लेकिन उसके बाद हमने अपनी उसको सुधारा और फिर नए सिरे से किया, तो जो भी है, तो उसमें कहीं कोई नहीं। उन्होंने दूतावास से उस पर कोट भी लिया था। अब आप यह समझ लीजिए, जब सारी चीज जो पत्रकारिता के लिए कही जाती है वो उन्होंने करी, तो उसमें गलत क्या कहा? और उसी पर यदि चर्चा करने पर एफआईआर दर्ज की जाती तो मुझे लगता है अपने आप में दर्दनाक है। जो करण थापर ने है, इसको लेकर के जो रक्षा विशेषज्ञ थे उनसे चर्चा की थी और उसके आधार पे पूरा कंक्लूजन दिया था। तो यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आज फांसीवाद है और वो पूरी तरीके से रोकने की साजिश कर रहा है कि सच ना आए। इसलिए आप 152 आईपीसी लगा रहे हैं, सॉरी बीएनएस लगा रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो वो तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो जाए, दोनों सदनों से पास होकर के वैसे ना चला जाए, उसको तो समीक्षा के लिए भेज दिया गया। तो जब पास ही नहीं है जिसको, उस एक्ट के तहत एफआईआर कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी अभी उसे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर। जब रोक लगाई है, हाँ, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में मदद करने या बयान के लिए बुलाने पर जाने के लिए कहा था, तो उसमें कोई समस्या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दो तरीके से। अब जब से हमारे यहां नया साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट आया है, उस एक्ट में प्रोविजन है कि जरूरी नहीं है आप वहीं उपस्थित हो, आप उनसे मांग कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लीजिए। और ये चीज कोर्ट में भी जब हो गई है लागू, तो वहां की पुलिस उन्हें क्यों तलब कर रही है, क्यों बुला रही है? आप लीजिए बयान हमारा, हम दिल्ली में बैठ के देंगे, हम कहीं पे भी होंगे देंगे। कोर्ट से हम प्रोटेक्शन ले चुके हैं, हम हाजिर होने से मना नहीं कर रहे हैं, हमारी हाजिरी डिजिटल होगी। तो साहब, असल में हरास करना है, परेशान करना है, प्रताड़ित करना है आपको 4 घंटे। एक बात बताइए, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं। जब नेशनल हेराल्ड केस में 1 रुपए का ट्रांसफर नहीं है, 1 रुपए की संपत्ति ट्रांसफर नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसके बावजूद वो मुल्जिम है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह अनिवार्य विषय है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यदि उन्हें उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी जाती तो आप समझ लीजिए, उन्हें 5-5 दिन बुला के जिस तरह से 55 घंटे एक प्रकार से हरास किया जाता है, ये अपने आप में ह्यूमिलिएट करने का जो आपकी नीयत है और उसके कारण जिस तरीके से आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप असल में आपका मकसद सिर्फ यही है कि हमें परेशान करना है, हमें अपमानित करना है, हमें और दूसरी चीज। तो ये एक स्वाभाविक से विषय है। अब इसके बाद पूनम अग्रवाल ने जो एसआईआर हो रही है उसके सच को बताया, पूनम अग्रवाल ने जो वोट चोरी हुई है उसको लेके बताया, उनके खिलाफ कर रहे हैं। आप बताइए वो गलत क्या कह रहे हैं? और दोनों एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। यानी इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ जितनी एफआईआर होंगी, जितने मुकदमे होंगे, सब भाजपा के लोग कराएंगे, आरएसएस के लोग कराएंगे। और इसी तरीके से कोई पत्रकार के खिलाफ होगा, वो भी यही कराएंगे। आज दिल्ली में बगैर ट्रायल के 5 साल से अधिक हो गया, तमाम लोग बंद हैं, उमर खालिद से लेके सब, और ट्रायल भी आप नहीं करा रहे हैं, जबकि कानून कहता है कि यदि ट्रायल नहीं शुरू होता बेल। और खुद कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए चंद्रचूड़ ने कि जेल अपवाद है, बेल हक है। और जब हक है तो फिर भाई वो जेल में क्यों है? उनके केस को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं? आप खारिज करिए, आप स्वीकार करिए, आप कुछ करिए, करिए तो सजा दीजिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं, पूनम अग्रवाल वाला जो केस है वो वीडियो उनका यूट्यूब चैनल उनके वीडियो से निकाल दिया गया। मतलब वो वीडियो में उन्होंने बात की थी इलेक्टोरल रोल्स की वेरियस स्टेट्स पे, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, और यूट्यूब ने ये कह के कि वो हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग है उसको क्लेम करके उस न्यूज आइटम को निकाल दिया। तो ये उनका है। और बाकी 2 एफआईआर जो हैं वो सिद्धार्थ वरदराजन, वायर की टीम और करण थापड़ पर है। मैं वाजपेयी जी के पास आऊं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विपक्ष का वार, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पवन खेड़ा ने कुछ इंपॉर्टेंट कहा है, मैं वो दिखाना चाहता हूं, फिर मैं डॉक्टर साहब से सवाल लूंगा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल हमें मालूम पड़ा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्योंकि हम सोचते थे कि शायद अनुराग ठाकुर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, या संबित कोई होगा, या कोई सोर्स नाम का आदमी होगा। ये सच में एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए। तो जब कल वो प्रकट हुए, उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों। हलफनामा किस चीज का मांग रहे हैं? हलफनामा मांग रहे हैं कि जो कागज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की टीम को दिए, वो कागज सही है या नहीं, उस पर हलफनामा मांग रहे हैं। अपने ही कागजों पर भरोसा है। हमें भी भरोसा नहीं है आप पर, न आपके चुनाव आयोग, लेकिन हलफनामा ये मांग। उन्होंने कहा कि हलफनामा अपनी ही दी हुई इंफॉर्मेशन पर मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संविधान के अंतर्गत उसके कुछ दायित्व हैं और कुछ उनकी ड्यूटीज हैं जिनको उसको डिस्चार्ज करना है, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम है, लोगों को एज वोटर इस इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल करना। ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो हमने अभी तक देखते आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक भी नाम ऐड नहीं किया गया और 65 लाख लोगों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया। और हिंदुस्तान टाइम, अपना द हिंदू में एक न्यूज आर्टिकल छपा था कल, वो साफ साफ ये कहता है कि डॉक्यूमेंट डेफिसिट जो सबसे ज्यादा असर करता है वो गरीब, पिछड़ों, दलित, मुसलमान, महिलाओं और उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है। अब मान लीजिए आप जाएं वहां पे, आपके पास आधार कार्ड है, वो कहेंगे जी आधार कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास कोई लैंड अलॉटमेंट है, कहेंगे अपने माता पिता का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब जिसका अपना बर्थ सर्टिफिकेट ना हो वो अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो एक एनआरसी सीए जैसी एक्सरसाइज हो गई जिसका कार्यभार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो क्या पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन जैसे कि अमेरिका में चल रही है, उसी का प्रतिबिंब अब भारत में देखने को मिलेगा? क्या भारत की डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जिसके बारे में आप बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी राजा बुरा आ जाए, देश का लोकतंत्र या प्रजातंत्र हिलेगा नहीं। देश की विविधताएं बहुत हैं, इस देश में बहुत कुछ है जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने में हिम्मत रखती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को।
देखिए, इसमें एक बड़ा हास्यास्पद बात ये है कि जब वो कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं है उनका मकान नंबर 0 है, फुटपाथ पे रहते हैं उनका 0 है। तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 0 मकान नंबर वाले हमारी लिस्ट में हैं, तो आप ये कैसे आशा करते हैं कि आपने जो 11 डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं वो उनके पास होंगे? इट इज सेल्फ डिनायल, ये नहीं हो सकता। रही डेमोक्रेसी की बात, तो वी हैव बीन बोस्टिंग ऑफ इट कि हमारे यहाँ वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस एंड दैट, फलाना ढिमाका। वैशाली का गणराज्य कभी हुआ करता था, वो सिर्फ वैशाली के क्षेत्र में था, सारे भारतवर्ष में नहीं था, लेकिन एक कंसेप्ट शुरू हुआ। मॉडर्न डेमोक्रेसी, चर्चिल ने खुद कहा कि दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम बट बेस्ट आउट ऑफ दोज व्हिच हैव बीन टेस्टेड सो फार। तो वेस्टर्न ब्लॉक तो डेमोक्रेसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक तो करता है, लेकिन ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करता, ताकि मॉरल बैकग्राउंड बनी रहे कि we do for the people, we depend on the people, and we are for the people, and everything for the people. But the ultimate interest is how to stick and remain in power so that the financial imperialism can be spread out as much as possible. जॉर्ज ऑरवेल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी 1984 अपने नॉवल में, war is peace because it spreads your financial imperialism. आज की तारीख में आप फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म को हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप पावर में हैं या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि डेविड आइक का कमेंट है कि ट्रंप इज देयर फॉर ए ग्लोरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका एंड चाइना विल बी प्रमोटेड टू नंबर 1 पोजीशन। आज हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में हो रहा है, इमरजेंसी को गालियां इसलिए दी जाती हैं कि आज की इमरजेंसी पे ध्यान न जाए। दूसरा, आप ये सब टेक्निक्स जो हैं, ये डीप स्टेट की लैंग्वेज में फॉल्स फ्लैगिंग कहलाती है कि खुद ही करो और खुद ही हल्ला मचाओ, जैसे वियतनाम वार में हुआ था। खुद ही अपने ऊपर अटैक करा दिया एमएसएस मेडॉक्स पे, और फिर ये प्रचार कर दिया कि ये तो वियतनाम ने किया, एंड दे फाउंड एन एक्सक्यूज टू ओपन ए वॉर विद वियतनाम। लिंडन जॉनसन की करामात वही है भाई कि हमारी अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी को कोई क्वेश्चन न करे, इसलिए वो इमरजेंसी बहुत खराब थी। The same situation is that somehow to manipulate the things, ज्ञानेश कुमार जी ने अपने 1.5 घंटे के प्रवचन में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, एक भी क्वेश्चनेबल बात की चर्चा नहीं की। आप खुद कह रहे हो 0 मकान नंबर उनका है जो जिनके पास घर नहीं है। तो जिनके पास घर है वो एक घर में 270 कहां से आ गए, 300 वोटर कहां से आ गए? फादर्स नेम ABCDXYZ, ये क्या हो रहा है? क्या फादर भी नहीं? लेकिन उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की। न राहुल गांधी का सवाल है, न भाजपा गवर्नमेंट का सवाल है। सवाल ये है कि व्हाई इलेक्शन शुड नॉट बी मैनेज्ड इन ए फेयर मैनर। आपने 65 लाख वोट काटे, एक भी नहीं जोड़ा, इसको कोई एक शब्द पर आपने कहीं एक्सप्लेन किया पूरे कॉन्फ्रेंस में? नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? बिकॉज यू डोंट वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जिस सवाल का जवाब देने पर ये मालूम पड़ जाए कि ये सब हमारी ही हरकत है, उस सवाल पर जवाब ही मत दो। अब अनुराग ठाकुर तमाशा देखिए, 93,000 वोटर वायनाड में फर्जी थे, ठीक है भैया, तो वो वोटर लिस्ट कांग्रेस ने बनाई कि वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बना दी, या वो प्रियंका गांधी ने बना ली, या आपके कैंडिडेट ने। हम ये नहीं कहते हैं कि 93,000 वोट प्रियंका गांधी को मिल गए कि आपके वो कैंडिडेट को मिल गए। फर्जी बने ही क्यों?
जस्ट सिंपली वन क्वेश्चन, कि फर्जी बने ही क्यों? महाराष्ट्र में राहुल गांधी बार बार कहते हैं इतना वोटर बढ़ गया जितना वहां है ही नहीं, पॉपुलेशन नहीं है उतनी, एडल्ट पॉपुलेशन। इस पर कोई जवाब दिया उन्होंने? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहे वो कांग्रेस की रही हो या कंबाइंड रही हो, ये सवाल वेहेमेंटली और जोरदारी से पूछे जाने चाहिए कि मान्यवर आप बहुत सम्माननीय हैं, लेकिन इनका उत्तर तो दे दीजिए, इतने वोटर बढ़े कहां से ले आए? तो कॉमन डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट, हमने आपसे उस दिन भी कहा था कि स्थापित धर्मों को नष्ट करो, स्थापित डेमोक्रेसीज को अनस्टेबल करो। और इस वक्त के सिनेरियो में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, और मॉडर्न टाइम की, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका है, और दोनों अपनी अपनी जगह हिल रहे हैं। So this is the gist of the whole observation which I have made out. जी जी डॉक्टर साहब, मैं अजय शुक्ला जी के पास आता हूं। अजय शुक्ला जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको याद होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत सारा एक एडवर्टाइजमेंट चला था, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसमें स्क्रूटनाइजेशन चालू हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हुई प्रपोजल की, और उन्होंने ये जताया, उन्होंने ये बताया कि उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का ये मानना है, रिटन ओपिनियन उन्होंने दी है कमेटी की, उन्होंने कहा है कि आर्गुमेंट्स रिलेटिंग टू द डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेट्स, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सो कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर्स मे बी रेज्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को आहत करेगा। उन्होंने ये भी लिस्ट किया कि वेरियस क्लेम्स मेड सपोर्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द कॉन्सेप्ट जो है उसमें उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंट ऑफ पावर इतनी बढ़ा देगा, इतनी एग्जेम्पलरी पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेट के इलेक्शन पहले किए जाने चाहिए, रोके जाने चाहिए। उनका अगर मान लीजिए असेंबली डिसॉल्व होती है, तो जैसे नवंबर में असेंबली डिसॉल्व हो रही है बिहार की, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो और मई में इलेक्शन मान लीजिए लोकसभा के पेंडिंग हो, तो बिहार का इलेक्शन नवंबर से लेके मई तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक लोकसभा के इलेक्शन ना अनाउंस हो जाए। तो वो 5 महीने स्टेट गवर्नमेंट इन अबेंस रहेगी, जिसमें गवर्नर साहब रूल करेंगे, एक तरीके से गवर्नर जनरल का रूल जो ब्रिटिश टाइम में होता था, जिसकी बात डॉक्टर साहब ने की। वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ नहीं, स्टेट की जो फेडरल पावर्स हैं उनको खत्म करना, उनकी स्वामिता को खत्म करना, उनके स्ट्रक्चर को खत्म करना, और सेंटर को इतना पावरफुल बना देना कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, जब देश आजाद हुआ तो नेहरू के पास ऑप्शन था कि वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था रखें या विकेंद्रीकरण करें, और स्वाभाविक सी बात है जो वो चाहते वो हो जाता, क्योंकि सब कोई उन पर निर्भर थे। लेकिन नेहरू ने विकेंद्रीकरण की बात की, क्योंकि लोकतंत्र सदैव विकेंद्रीकरण में होता है, लोकतंत्र कभी भी केंद्रीकरण में नहीं होता है। आपको पूरी ताकत हो, बाकी दोनों दर्शक बने बैठे रहें, तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता है। फिर स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर स्टेट है, स्टेट के लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, वो तय करेगी, या कोई आयोग जो फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, जो शासक नहीं है, जो शासन करने के लिए नहीं बनाया गया, जो इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अपने फैसले थोपे, बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स से चर्चा करके उनके मुताबिक उसको बेहतर ढंग से करे, जिससे एक निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्षकार व्यवस्था हो। स्वाभाविक सी बात है जब ये किया गया था। तो लेकिन आज क्या हो रहा है? पहली बात, चुनाव आयोग जिस तरह से एक्ट कर रहा है बीते कुछ समय से, कुछ सालों से, उससे लगता है कि वो अपने आप को मालिक मान रहा है। जैसा कि कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक चीज कही, बहुत बड़ी चीज है, ज्ञानेश कुमार गुप्ते ने, उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होके ही बनती हैं, यानी चुनाव आयोग उनका बाप है। आप बताइए, चुनाव आयोग बाप कब से बनने लगा? कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से रजिस्टर होके नहीं बनी थी। कांग्रेस पार्टी तब बनी थी जब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, और उसके बाद में भी तमाम सारी पार्टियां आई जो चुनाव आयोगों से नहीं बनी थी, वो जनता से बनी थी, उस आवाज से बनी थी। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, उसकी आवाज सर्वोपरि है। तो चुनाव आयोग को इतनी ताकत क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जो बात वाजपेयी जी ने कही। दूसरी चीज कि जिस तरीके से ये पूरे देश में शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसे केंद्रीकृत करके करना चाहते हैं, और केंद्र को इतना पावरफुल बना देना चाहते हैं कि बाकी वो स्टेट्स ना हो, बल्कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन हो अकेले, और एडमिनिस्ट्रेशन से वो जो जैसे चाहे वैसे कराए। तो कुल मिला के आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं जो आपके इशारों पे नाचे। चुनाव आयोग आपके इशारों पे नाचेगा, वो आपके निशानों पे नाचेगा, आप जो चाहेंगे। इसीलिए आप उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं, जो आज खोल के राहुल गांधी ने रख दिया, जिसके कारण आज बिहार की जनता उस स्थिति में, जब भयंकर बारिश हो रही थी और बारिश में राहुल गांधी यदि संबोधित कर रहे थे, तो जनता भी उतनी शिद्दत से खड़ी थी, यह नहीं महसूस कर रही थी कि उसके ऊपर एक बूंद पानी गिर रहा है। यह अपने आप में दिखाता है कि इस देश की जनता चिंतित है, इस बात से डरी हुई है कि उसके साथ क्या होने वाला है। कहीं अभी थोड़ा सा वक्त है, कहीं समझ में आ रहा है। चूंकि बिहार राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से एक जागरूक राज्य है, हालांकि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन वो जागरूक है, और जागरूक है तो वो समझ रहा है कि आखिर मकसद क्या है। निश्चित रूप से समाज में कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जब कल वहां पर जितने दल जुटे थे, वो इस देश के 60% वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 60% वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे 37% वाला कह रहा है जैसे हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे। साहब, ऐसे तो नहीं चलता है। ये बेसिकली वही खेल है कि हम हाँकना चाहते हैं, चाहे हमारे साथ जनता हो या ना हो, हम उसे अवैध तरीके से वैध तरीके से ले लेंगे, और जो चुनाव आयोग यह सब करेगा, पूरी बेईमानी करेगा, उस पर आप ना मुकदमा चला सकते हैं, ना FIR दर्ज कर सकते हैं, ना कोई और गड़बड़ी पे कर सकते हैं। इसके लिए 2023 में कानून बना ही चुके। यानी आप समझ लीजिए, हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको यह भी अख्तियार नहीं होगा कि आप कहें कि सरकार आप गलत कर रहे हैं, आपने मेरे साथ अपराध किया है। भारत लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र है, उसको खत्म कर रहे हैं, उसकी लड़ाई राहुल गांधी। जी जी, अभी मैं आपने 2 बातें की, मैं डॉक्टर साहब के पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो मशीन रीडेबल फॉर्म डेटा नहीं दे सकते क्योंकि उसमें डुप्लीकेट और AI के द्वारा फेक्स बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि SCI सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोहिबिट करती है प्रिवेसी ऑफ द वोटर्स को। ऐसा तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने नहीं देखा कि वोटर की प्रिवेसी, आप तो खुद महिलाओं को, पुरुषों को दिखाते हैं कि इन्होंने वोट डाला है, देखिए। वोट डालने की या CCTV कैमरे में ये कैप्चर करने की कि उनका वोट सही से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन में कुछ वीडियो ऐसे भी आए थे जिसमें एक आदमी बार-बार बटन दबा रहा था और वीडियो भी बना रहा था उसका। एक तो बच्चा वहां पर डाल रहा जैसे है, जी, जी, एक जी। बच्चा डाल रहा है। अब जी, मैं अब इसमें इलेक्शन एक कमीशन जी, चीज जोड़ दूं। बताइए।
वही इलेक्शन कमीशन जो 3-4 बजे ये बात कर रहा था, वही इलेक्शन कमीशन 7 बजे बिहार की वेबसाइट पे डिजिटल जो रीडेबल मशीन रीडेबल डाटा था वो डाल देता है। आप ये सुप्रीम कोर्ट देखिए, के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था मशीन रीडेबल डाल, वो उन्होंने मशीन कहा था रीडेबल डाल, उन्होंने कहा सर्चेबल डेटा जिसमें एपिक नंबर डालिए सर्चेबल तो डेटा कहा था ना, तो उन्होंने मशीन रीडेबल डाल दिया। साहब यही तो कह रहे थे राहुल गांधी दे दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, ये इसका दोगला चेहरा दिखाता है और यह दिखाता है कि कैसे चुनाव आयोग कहीं और से लिखा हुआ आया स्टेटमेंट पढ़ रहा था और वो बोल रहा था। बस डॉक्टर साहब, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जैसे एसबीआई बैंक को लताड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने, तब वो डेटा निकल के आया। नहीं तो पहले तो वो कह रहे थे किसने कितने पैसे दिए, वो सिर्फ अमाउंट बता रहे थे, कंपनी का नाम नहीं बता रहे थे। फिर वो कंपनी का नाम भी एक दिन में निकल के आ गया। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2023 की बात की अजय शुक्ला जी ने डॉक्टर साहब। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 2 जनवरी को नोटिफाई हुआ, जिसमें विपक्ष से कोई बात नहीं की गई। It gives full immunity to election commissioners from any civil and criminal case for crimes done during their tenure. और ये जो माननीय ज्ञानेश महोदय हैं, ज्ञानेश कुमार जी, ये होम सेक्रेटरी रहे हैं और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे हैं। गृह मंत्रालय में अमित शाह साहब के अंडर उन्होंने काम किया है। इनके जो दूसरे मिनिस्टर थे अजय मिश्रा टैनी, उनकी तो आपने तमाम बातें देखी। किसानों पर गाड़ी उनके बेटे ने चढ़ाई और 4 किसानों की और एक मीडिया कर्मी की हत्या भी हो गई थी उसमें। और अभी तो वो इलेक्शन हार गए हैं तो चुपचाप बैठे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी जिस तरीके की मैनिपुलेशन करके इलेक्शन कमीशन को बचा रही, किसी भी प्रावधान से, किसी भी की कोई केस उन पे दाखिल नहीं होता। सीसी राजीव कुमार को भी इस तरीके की प्रोटेक्शन मिली थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो माल्टा की नागरिकता ले रहे हैं। तो ये लॉ टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल्स जो भारत में बना, अब ये लॉ टू प्रोटेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर्स, क्या कहना है आपका इसमें? Whosoever supports us complementarily, reciprocally, उस एजेंसी को प्रोटेक्ट करना है। बहुत दिनों से एक शोर चल रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 46 में कह चुके थे कि इस विचारधारा के लोग चूंकि कहीं रजिस्टर नहीं होते, कहीं उनकी कोई मेंबरशिप लिस्ट नहीं है, तो हम सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन हर तरह के वर्किंग फील्ड में उनका प्रवेश हो रहा है और होता जा रहा है। नॉट ओनली राहुल गांधी, कई लोग कह चुके हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स वैसे ही बैठे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई एक्सेप्शन? हो भी नहीं सकता। उसे बैठा लो जो हमारी दिमाग से सोचता। इसको अगर आप साइंस की भाषा में कहें तो दे आर दी सिमुलेशंस। ये वो क्रिएशंस हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी हैं आपकी थॉट के सिस्टम के। और सिमुलेशन ओरिजिनल से फर्क नहीं कर सकता अपना। ये उसकी बायोलॉजिकल मजबूरी है कि वो वही करेगा। Unless this simulation is otherwise disturbed, their thought waves, their system of thinking, their very training, जिसको ये लोग बड़ा मिस्टेकेबली कहते हैं इनका डीएनए ही ऐसा है। डीएनए इज ए पर्सनल थिंग। डीएनए हैज टू डू नथिंग विद दिस। देयर अकल्चरेशन इज सो। उनका जो सांस्कृतिक विकास है वो वैसा ही हुआ है कि उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। आज वही स्थिति कि हर जगह वो बैठा लो जो हमारे दिमाग से सोचते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है, आपने सर्कस में देखा शेर कितना कंडीशनड होता है। एक इंसान के कहने से 14 शेर नाचते रहते हैं। आप क्या है इससे मतलब नहीं है, आपका दिमाग कितना कंडीशनड है इससे मतलब है। आपकी बातों कंडीशनिंग से मुझे एक पैटर्न आपकी बातों से मुझे एक पैटर्न दिमाग में आया। अभी सोचते सोचते मैं सोच रहा था कि बीजेपी ने तमिलनाडु से एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट दिया। आपने देखा आज अनाउंसमेंट हो गई कि वो कैंडिडेट है। अब तमिलनाडु की वोटर लिस्ट
इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। मान लीजिए कल को इलेक्शन हो जाते हैं और बीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड वोट मिल जाता है, नरेशन तो खड़ा हो गया, मीडिया जस्टिफाई कर दे कि देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया मोदी साहब ने तमिलनाडु से, तमिलनाडु की जनता ने मोदी जी को दबा के वोट दिया। तो नरेशन आपने पहले ही बना दिया और ये आप मास्टर स्ट्रोक हो गई, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार आ गई। क्या मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब? संभावना तो है, तो ये एक मैट्रिक्स पैटर्न है। लेकिन मैट्रिक्स तो है ही है। डेविड आइक ने इसको खूब डिटेल में कई जगह मेंशन किया है। योर कॉन्शियसनेस इज बीइंग किल्ड, यू आर बीइंग मेड टू बिहेव एज प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। AI is an addition towards that line. कभी इस पर बात करेंगे कि ये वाईफाई जी और ये सब जो ये G5 G7 चल रहा है, ये कहाँ तक हमारी थिंकिंग और ब्रेन को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। ये जितने तो भी मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स बने हैं, एससीओ है, जी एशियान है, G7 हाँ G20, वॉर ग्रुप्स, क्वाड 4, ये सब सारे नरेशन को एक मैट्रिक्स में लगा के और उनसे विभिन्न तरीकों से मशीन लर्निंग के द्वारा काम कराने की पूरी संभावनाएं व्यक्त करता है। रिड्यूस ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन वैल्यू वहां तक ले जाओ जहां आदमी मशीन के सिवा जिंदा ही न रह सके। आइंस्टीन ने जी कहा था कि मुझे जी डर उस दिन का है जब इंसान मशीन का गुलाम हो जाएगा। अभी सेंचुरी खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए। 1916 में उन्होंने अपना E=mc² पब्लिश किया था। जी अभी 108 ही साल हुए और आज की तारीख में बिना मशीन के आदमी चल नहीं पा रहा है। आप सड़क पे देखिए, हर हाथ में मोबाइल है और बिना मोबाइल के उसकी 10-5 मिनट की जिंदगी दूभर हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये भी जाहिर तौर पर कि मशीन रीडिंग डेटा के लिए ही सब लड़ रहे हैं कि मशीन रीडेबल जी डेटा आएगा तभी वेरीफाई हो सकता है, नहीं तो वेरिफिकेशन जी पॉसिबल नहीं। जी तो जी। दोनों तरफ से सेम चीज है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर साहब एक और चीज अजय और शुक्ला कहूंगा, जी, आप जी बताइए एक, प्लीज एक डॉक्टर साहब। जी अभी आपकी टिप्पणी। शुक्ला जी ने एक बात कही, डिसेंट्रलाइजेशन। जी अटल बिहारी जी ने एक भाषण में कहा था कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। जी सत्ता का विकेंद्रीकरण उसी दिन हो गया था जिस दिन देश के कॉमन लोगों को बिना किसी एडिशनल क्वालिफिकेशन के सिर्फ नागरिकता के आधार पर हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी कि तुम सत्ता किसको सौंपोगे। और अगर इस विकेंद्रीकृत सत्ता को आप किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आप लोकतंत्र की मूल अवधारणा को नष्ट करने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। जी फर्जी वोटर होना उतना ही अपराध है जितना असली वोटर का न होना। दोनों चीजें हैं। इन एब्सेंस एंड इन अबेयंस द रूस्टर इज रूल्ड बाय द करप्ट पीपल। ये तो है ही है चीज पुरानी। ठीक है डॉक्टर साहब और अजय शुक्ला जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।